हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गेम थ्योरी क्या होता है, ये इसके ऊपर हम आपको कई सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिससे ये आपका जो मोस्ट डिफ़िकल्ट और ट्रिकी जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, गेम थ्योरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास बढ़ाना, राजनीतिक निर्णयों का विश्लेषण करना, निवेश को बढ़ाना या उपभोक्ता संतोष को बढ़ाना। तो देखिए, इसका हमारा है राजनीतिक निर्णयों का विश्लेषण करना, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं वो दूसरे खिलाड़ी के फैसलों को ध्यान में रखकर खुद निर्णय लेते हैं। इकोनॉमिक्स में ये क्या होता है, जो हमारे मार्केट में होते हैं ये हमारा अल्पाधिकार में होता है। जब मार्केट में होते हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि जो दूसरा उनका कॉम्पिटिटर है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो किस तरह से कर रहा है और मार्केट में किस तरह से अपना सामान पहुंचा रहा है, अपनी सेलिंग किस तरह से रख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोपोली बाजार, यानी कि अल्पाधिकार में कंपनियां जो हैं कैसे व्यवहार करती हैं, पूरी स्वतंत्रता से, रणनीति बनाकर दूसरों को ध्यान में रखते हुए, एकदम अराजक ढंग से या सरकारी आदेशों में। तो देखिए, इसका होता है रणनीति बनाकर दूसरों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कंपनियां जो हैं वो दूसरों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाती है। जैसे कि अगर एक कंपनी दाम घटाती है तो दूसरी भी घटाने पर मजबूर हो जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो सारे जो ग्राहक हैं वो उनके पास चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो प्रिजनर्स डायलेमा है, इसमें खिलाड़ी आमतौर पर किस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं? तो इसमें सहयोग होता है, धोखाधड़ी होता है, निष्क्रियता होता है या मोल भाव होता है। तो देखिए, इसमें खिलाड़ी जो है वो धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल प्रॉफिट जो है वो सहयोग से ज़्यादा दिखता है, लेकिन लास्ट में दोनों को नुकसान होता है। जैसे कि देखिए, किसी प्रिजनर को, मतलब दो प्रिजनर होते हैं, उन्हें ऑफ़र किया जाता है कि देखो, अगर आप बता देते हो तो आपको जो है सज़ा नहीं होगी, 10 साल की सज़ा आपके साथी को होगी। ठीक है, और दूसरे से भी सेम बात कही जाती है। और दूसरा ये होता है कि अगर वो दोनों कोऑपरेट करते तो उन दोनों में से किसी को भी सज़ा नहीं होती, लेकिन अगर आप दोनों ही हाँ करते हो तो दोनों को 5-5 साल की होती है। वो अपना बोल देते हैं कि हाँ हमने किया है, तो इस तरह से दोनों को 5-5 साल की सज़ा होती है और दोनों को ही नुकसान होता है। देखिए, नैश इक्विलिब्रियम जो है वो किसका उदाहरण है? तो ये कैसा होता है, ये एक ऐसी स्थिर रणनीति होती है जहाँ भी कोई भी बदलाव नहीं करना चाहता, जिसको मतलब अकेले बदल कर फ़ायदा नहीं पा सकता, और सभी जो होती हैं वो उसके हिसाब से बेस्ट होती हैं। मतलब अगर दो पक्ष हैं, ए और बी, तो ए के हिसाब से ए की रणनीति बेस्ट है और बी के हिसाब से बी की रणनीति बेस्ट है। देखिए, जो हमारा स्टेकलबर्ग मॉडल है, इसमें कौन पहल करता है? उपभोक्ता, फॉलोअर कंपनी, लीडर कंपनी, सरकार। तो देखिए, इसमें क्या होता है, लीडर कंपनी जो है पहले निर्णय लेती है और फॉलोअर बाद में लेते हैं। तो यानी लीडर कंपनी पहले करती है, यानी कि जो पहले चाल चलता है वो फ़ायदा उठाता है। एक जीरो सम गेम में कुल फ़ायदे और नुकसान का योग कितना होता है? तो देखिए, उसमें क्या होता है, एक का लाभ होता है तो दूसरे की हानि होती है, यानी कि जो रहता है हमेशा ज़ीरो रहता है, इसीलिए इसको ज़ीरो सम गेम कहते हैं, क्योंकि एक को लाभ हो रहा है तो दूसरे को हानि हो रही है। एक का लाभ बराबर दूसरे की हानि। ठीक है। देखिए, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? हर बार वही रणनीति अपनाना, रणनीति को कभी कभी बदलना, बिना सोचे समझे फैसला लेना, किसी तीसरे पक्ष की रणनीति अपनाना। तो इसमें खिलाड़ी जो है बार बार अलग अलग रणनीति इस्तेमाल करते हैं, जिस मतलब हर बार एक ही रणनीति को नहीं अपनाते हैं। बट एंड कंपटीशन होता है, उसमें कंपनियां किस प्रकार का कंपटीशन करती हैं? तो देखिए, इसमें ये प्राइस पर करती हैं, यानी कीमत पर करती हैं, क्योंकि कंपनियां जो हैं कीमत घटाकर ग्राहकों को लुभाने का प्रयास करती हैं। देखिए, डोमिनेंट स्ट्रेटजी कब होती है? जब दूसरी कंपनी हार मान ले, जब एक रणनीति हर हाल में सबसे बेहतर हो, जब बाजार में केवल एक खिलाड़ी हो, जब सरकार दखल दे। तो देखिए, जब एक रणनीति हर परिस्थिति में सबसे अच्छा परिणाम देती है, यानी कि सबसे बेहतर होती है, तो वो डोमिनेंट होती है। चाहे दूसरा कुछ भी करे, वो अपना एक ही स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं, तो वो डोमिनेंट होती है। देखिए, रिपीटेड गेम्स जो होते हैं उसमें कंपनियां कैसे व्यवहार करती हैं?
शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए लॉन्ग टर्म रिश्तों को ध्यान में रखते हुए केवल पहली बार सहयोग करती हैं, बिना सोचे प्रतिस्पर्धा करती हैं। तो देखिए रिपीटेड गेम जो होते हैं इसमें जो हमारी कंपनियां हैं वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए संयम से काम लेती हैं, तो इसीलिए बार बार मिलने से विश्वास बनता है। तो इसी तरह से लॉन्ग टर्म रिश्तों को ध्यान में रखते हुए देखिए सेम है, अगर दो कंपनियां बार बार आपस में व्यापार करती हैं तो इसे किस सिद्धांत से समझा जा सकता है, यानी उनके आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हैं। स्टैटिक गेम, रिपीटेड गेम, बेंसन गेम या कोऑपरेटिव गेम, तो इसे रिपीटेड गेम कहा जाएगा। लगातार मिलने से क्या होता है, उनका रणनीतिक व्यवहार जो होता है वो भी प्रभावित रहता है। देखिए टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा रणनीति किस प्रकार के गेम में इस्तेमाल होती है, स्टैटिक, डायनामिक, रिपीटेड या सिंगल मूव। तो ये रिपीटेड गेम में होती है, जैसे कि मतलब सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा ही व्यवहार हमें खुद करना है, यानी कि जो कंपनी ए है और बी है तो ए जैसा व्यवहार करती है, बी भी वैसा ही व्यवहार करती है। देखिए बेसियन गेम्स में मुख्य विशेषता क्या होती है, पूर्ण जानकारी, अपूर्ण, एक तरफा, कोई नहीं। तो इसमें क्या रहता है कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी अपूर्ण जानकारी होती है, मतलब जो एक पर्सन है उसे दूसरे के इरादे या प्रकार की पूरी तरह से जानकारी नहीं होती कि वो क्या करने वाला है। गेम थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ, जॉन नैश, जॉन वैन न्यूमैन और ऑस्कार मॉर्गनस्टर्न, अमर्त्य सेन। तो देखिए जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न ने हमारी ये दी थी 1944 में, इनकी किताब आई थी थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। देखिए परफेक्ट इन्फॉर्मेशन गेम में क्या होता है, तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन गेम में हर खिलाड़ी को पिछले निर्णयों की पूर्ण जानकारी होती है, खिलाड़ी कुछ भी नहीं जानते, खिलाड़ी आधी जानकारी रखते हैं या निर्णय जो होते हैं वो रैंडम होते हैं। तो देखिए जो होते हैं हर खिलाड़ी को पिछले निर्णयों की पूरी जानकारी होती है, जैसे शतरंज में होती है ना कि शतरंज में हर चाल दिखाई देती है, तो इस तरह से होता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है परफेक्ट इन्फॉर्मेशन गेम, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन है। बैटल ऑफ द सेक्सेस ये किस प्रकार का गेम है, जीरो सम, कोऑर्डिनेशन, ऑक्शन या एंट्री गेम। तो देखिए ये हमारा जो है कोऑर्डिनेशन है, हमारा कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, दोनों साथ रहना चाहते हैं लेकिन उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन रहना दोनों साथ चाहते हैं। देखिए हॉग डॉव गेम किस विषय से जुड़ा है, आक्रामकता और सहयोग, निवेश और बचत, उत्पादन और खपत, मांग और आपूर्ति। देखिए ये आक्रामकता और सहयोग से जुड़ा हुआ है कि कब शांत रहना है, कब लड़ना है, कैसे क्या करना है, ये इसमें हमें पता चलता है। एक्सटेंसिव फॉर्म गेम को कैसे दिखाया जाता है, टेबल से, ग्राफ से, पेड़ के रूप में या समीकरण से। तो देखिए इसको जो है वो पेड़ के रूप में यानी ट्री के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि जो हर निर्णय होता है, जैसे कि ये पेड़ है, एक ये निर्णय आया, एक ये आया, एक ये आया, तो हर एक निर्णय जो है एक वो शाखा बनता है। सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम का प्रयोग किस गेम में होता है, स्टैटिक गेम में, गेम्स विद साइमल्टेनियस मूव्स, गेम विद सीक्वेंशियल मूव्स, कोऑपरेटिव गेम्स। तो देखिए जो हमारा होता है ये सीक्वेंशियल मूव्स में होता है हमारा। इसमें क्या होता है कि हर स्टेज पर सही निर्णय लिया जाता है, और मतलब हर जो हमारा सब गेम होता है इसमें भी बिहेवियर जो है वो रैशनल होना चाहिए। थ्रेट्स एंड प्रोमिसेस का इस्तेमाल किस प्रकार के गेम में होता है, सिंगल मूव गेम, रिपीटेड गेम, डायनेमिक गेम, स्टैटिक गेम। तो देखिए ये हमारा जो होता है वो डायनेमिक गेम में होता है, मतलब ये होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य की किस प्रकार की हमें चेतावनी मिल रही है या क्या प्रॉमिस हो रहे हैं, हमारे क्या थ्रेट दिए जा रहे हैं, ये सब जो हैं ये हमारे प्रेजेंट के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ग्रिम ट्रिगर स्ट्रेटजी का अर्थ क्या होता है, तो ग्रिम ट्रिगर स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि एक बार धोखा मिलते ही हमेशा के लिए दंड दे देना, तो एक गलती के बाद हमेशा के लिए सज़ा दे देना, मतलब दोबारा मौका नहीं मिलता, अगर एक बार कुछ कर दिया तो सज़ा ही मिल जाएगी, फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। देखिए नैश इक्विलिब्रियम में कौन सा गुण नहीं होता, ये कई सारे दे रखे हैं।
सबसे पहली बात, नेचुरल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसमें ये होता है कि किसी का भी फ़ायदा नहीं होता, दोनों ही नुकसान में रहते हैं। तो एक खिलाड़ी की रणनीति दूसरे की रणनीति पर निर्भर होती है, कोई खिलाड़ी अपनी रणनीति बदलकर बेहतर नहीं हो सकता, तो ये तो होता है। सभी खिलाड़ी अच्छा परिणाम पाते हैं, ये नहीं होता। तो हमारा ये इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि किसी को भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, अल्टीमेट वो दोनों ही नुकसान में रहते हैं। ऑक्शन थ्योरी किस प्रकार के बाजार से संबंधित है? परफेक्ट, ओलिगोपोली, मोनोपोली, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मार्केट से। तो देखिए ये जो है हमारी इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन मार्केट से संबंधित है, तभी तो ऑक्शन लग जाता है, क्योंकि जो होते हैं लिमिटेड ही जानकारी मिलती है, तभी तो ऑक्शन हमारे कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती कि एक्चुअल इसका क्या रेट है। इनमें से कौन सी एजम्पशन है वो कार्नोट मॉडल की नहीं है? तो देखिए फर्म चूज़ क्वांटिटीज़, देखिए फर्म जो है वो मात्रा को तय करती हैं। फर्म चूज़ प्राइस, फर्म जो है कीमत तय नहीं करती हैं। फर्म टेक आउटपुट ऑफ राइवल एज गिवन, मतलब जो भी उस उत्पादन राइवल का दिया हुआ है उसे देखती हैं कि ठीक है। फर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये भी सही है, लेकिन बस फर्म है ना क्वांटिटी तय करती हैं, इसमें कीमत तय नहीं करती हैं। फ्री राइडर समस्या किससे जुड़ी हुई है? फ्री राइडर समस्या जो है वो हमारी पब्लिक गुड्स से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि बिना चार्ज दिए ही उस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं हम, कोई भी हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जैसे कि पार्क हो गया या कोई भी पब्लिक गुड हो गया जिसका कि यूज़ सभी लोग करते हैं, जिसके लिए वो कुछ भी पे नहीं करते हैं। एंट्री डिटरेंस किसका उदाहरण है? तो देखिए एंट्री डिटरेंस जो है वो हमारा डायनेमिक गेम का उदाहरण है, क्योंकि जो पुरानी कंपनी है नए जो हमारे आने वाले होते हैं उन्हें रोकने के लिए पॉलिसी बनाती हैं। जो कंपनी है कि नए उनके कॉम्पिटिटर ना आए, उन्हें रोकने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करती हैं। इन एन अल्टीमेटम गेम, इफ़ रिस्पॉन्डर रिजेक्ट द ऑफर व्हाट हैपन्स? अगर एक गेम है जो रिस्पॉन्ड करने वाला है वो ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है तो क्या होता है? तो देखिए दोनों को जो है वो शून्य मिलता है, तो यानी कि दोनों को ज़ीरो मिलता है, क्योंकि ऑफ़र रिजेक्ट करते ही गेम ख़त्म हो जाता है और किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। पेरेटो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? तो देखिए पेरेटो अनुकूलतम का मतलब होता है कि किसी को बेहतर किए बिना किसी और की स्थिति खराब ना करना, मतलब कोई और ख़राब हुए बिना कोई सुधार होना। तो ये वाला है हमारा, एक खिलाड़ी को फ़ायदा पहुंचाना दूसरे को नुकसान किए बिना। टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी में खिलाड़ी क्या करते हैं? तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सामने वाले का जो व्यवहार है वो कॉपी करते हैं। अगर वो सहयोग करता है तो हम भी सहयोग करते हैं, अगर वो धोखा देता है तो हम भी धोखा देते हैं, इसीलिए जैसे को तैसा कहते हैं। गेम थ्योरी के अनुसार बाज़ार में प्राइस रिगिडिटी यानी कि कीमत दृढ़ता जो है वो क्यों होती है? क्योंकि कंपनियां जो हैं एक दूसरे के रिएक्शन से डरती हैं, क्योंकि कीमत अगर बदलेंगे तो ग्राहक खोने का डर रहता है। उन्हें पता होता है कि अगर हम कीमत कम करेंगे तो सामने वाला भी कर देगा, लेकिन अगर हम कीमत बढ़ाएंगे तो सामने वाला नहीं बढ़ाएगा। तो देखिए ये हमारे गेम थ्योरी के क्वेश्चन थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे आपको सभी कंपटीशन में काम आएंगे। अगर आप गेम थ्योरी पे हमारी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।